नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गांधी जी के ग्राम स्वराज दृष्टिकोण की जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत से 21 लाख लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचना ऐतिहासिक दिन। गृहमंत्री अमित शाह गुवाहाटी के अमीन गांव में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हुई और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर समेटा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय निकाय चुनावों को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की आज शुरुआत करते हुए उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने जिला विकास परिषद के हाल ही में संपन्न चुनावों में ठंड और कोविड की बाधाओं के बावजूद लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार किया है। ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत सेहत योजना जम्मू कश्मीर के हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत उपचार जम्मू और कश्मीर में सरकारी और निजी अस्पतालों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश भर में किसी भी अस्पताल में उपचार कराने का अवसर भी मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहाँ के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। इसमें भी विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में प्रचार करते हैं, उन्हें स्वयं भी इसका पालन करना चाहिए। पुद्दुचेरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद वहां की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा रही है।
केंद्रीय शासित प्रदेश के निवासियों के जीवन और स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए अन्य उपायों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उज्ज्वला योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान लगभग 18 लाख सिलेंडर रिफिल किए गए। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश में 10 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होने से राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी हैं। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई है। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका। हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट हो, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरत है, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है। यहाँ के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मिली है। उन्हें जंगल की जमीन के उपयोग का कानूनी अधिकार मिला है। हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला है। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले हैं। इससे गुर्जर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से इस योजना की शुरुआत को क्रांतिकारी पहल बताया। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस योजना से केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई स्तरों पर जो आज इंडिकेटर्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर ने काफी सुधार किया है। जब आपने पिछली बैठक में निर्देश दिया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी मुकम्मल तैयारी हम सबने की है और जब भी वो मिलेगा तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में जो लोग चिन्हित होंगे उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस पाक शपथ मौके पर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें।
तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी की बातें हों, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि वो अब अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और झूठी बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज असम में गुवाहाटी के अमीनगांव में एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वो गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। वो असोम दर्शम योजना के अंतर्गत नामघरों को वित्तीय मदद प्रदान की और मातृद्रव के विकास और सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला रखी। इसी कार्यक्रम में श्री शाह ने 9 विधि महाविद्यालयों के कामकाज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गृहमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वो राज्य भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ विशेष साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रहा है। श्री गडकरी ने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया। We are making 22 green express highways. One of the important highways Delhi to Mumbai. Then half of the highways construction is already completed and we will complete within 2 years. Then it will be possible for us to go from Delhi to Mumbai only by 12 hours by car and 18 hours by truck. At the same time, we are making Delhi to Katra. That is, Delhi to Amritsar will be distance only we will go about 6 hours. And this is also going to connect Jammu Kashmir. And it is one of the important highway, Punjab, Haryana. It's giving a good support for industrial development. श्री गडकरी ने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। We are making the restructure of many MSMEs. 81 lakh MSMEs has already in 3 lakh crore of loan. 81 lakh industries are getting benefit. Already the 2 lakh crore has been sanctioned and 1,60,000 crore has been disbursement is already is done. राजस्थान वित्त मंत्रालय की सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है। राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। राजस्थान के अलावा 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है।
इन 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने इस साल मई में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्यापार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था। राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाया गया था। राज्यों को इस अतिरिक्त धनराशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा। इन सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है। 6 राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और 2 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और 2 नगर निगम निकाय चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। पासीघाट नगर निगम परिषद के चुनाव में कुल 8 में से 4 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की। विपक्षी कांग्रेस ने बाकी 2 सीटें जीती। ईटानगर निगम परिषद में कुल 20 में से 15 वार्डों के लिए हुए मतदान में जनता दल यूनाइटेड ने 4 वार्डों में जीत दर्ज की। शेष 11 सीटों के लिए मतगणना जारी है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज पटना में बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की ये पहली बैठक है। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में महामारी से लड़ रहा है। भारत को डिजिटल राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों को बाधा रहित सेवाएं और शासन मुहैया कराए जा सके। डिजिटल और तकनीकी समाधानों ने न सिर्फ विकास के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया है, बल्कि तकनीक को सरकार की सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना दिया है। देश को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान समाधान और सुरक्षित साइबर स्पेस मुहैया कराकर डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जोर दिया गया। आज ये सशक्त डिजिटल बुनियादी ढांचा लोगों तक सेवाएं, सुविधाएं, सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी से बात करते हुए आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि डिजिटल तकनीकें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में मदद कर रही हैं। At many levels, we have to cater to more than 50 crore people. So, first, identifying a person, ensuring that the person is eligible, ensuring or confirming the identity of the person, and after that, following the whole treatment, making payment, all that is possible only because of very strong IT platform. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोबाइल और डिजिटल तकनीक की मदद से भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आरंभ करेगा। इसके अलावा हाल ही में घोषित पीएम वानी स्कीम भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। डिजिटल इंडिया हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड फॉर दोज in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. Using technology on such a large scale has brought about several life changes for our citizens. भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गांधी जी के ग्राम स्वराज दृष्टिकोण की जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत से 21 लाख लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचना ऐतिहासिक दिन। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी के अमीर गांव में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हुई और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले पारी में 195 रन पर समेटा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22,200 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 97,40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 22,200 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,01,69,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 251 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,47,343 हो गई है। देश में इस समय 2,81,667 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात में कल कोविड-19 के 910 मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 93.79% हो गई। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,40,105 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,25,206 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,114 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 93,30,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 191 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 153 मामले सामने आए। राज्य में अब तक 10,631 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 62 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोविड संक्रमण से अब तक 2,43,255 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 5,347 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.54% अधिक है। पिछले 24 घंटों में 1,13,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। राज्य में अब तक 1,76,00,000 से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी है। महाराष्ट्र में कल 3,431 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 19,13,382 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल 72 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 49,129 हो गई। कल 1,427 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 18,06,298 हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कंटेनमेंट क्षेत्रों तथा अधिक संक्रमण वाले इलाके में रोगियों की संख्या घटी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 1,70,000 लोगों की कोविड जांच करा रही है। प्रदेश में अब तक 2,31,00,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगभग 17 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल लेते हुए कोविड संक्रमण की जानकारी भी ली गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1,236 नए मामले सामने आए हैं और इस समय 16,159 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोविड की रिकवरी दर 95.78% पहुंच गई है और अब तक कुल 5,55,544 लोग कोविड से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में टीबी के रोगियों के लिए 25 दिसंबर 2020 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2 जनवरी 2021 से एक्टिव मामलों की पहचान करने के लिए एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में अब तक 2,22,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल लगभग 29,300 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,031 नए मामले सामने आए। 12 रोगियों की मृत्यु हुई। इसके साथ मरने वालों की संख्या
3,536 हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,234 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 30 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। आगरमालवा जिले में एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं। जबलपुर में कल 55 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने जानकारी दी है कि ब्रिटेन से इंदौर लौटने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट RT-PCR माध्यम से कराए जा रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 317 नए मामलों की खबर है। इसको मिलाकर अब तक राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,84,391 हो गई है। राज्य में कल तक 30,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वस्थ होने वालों की दर 97.13% है। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग शनिवार और रविवार सुबह 11:20 पर साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम FM और AIR न्यूज लाइव 24x7 पर सुना जा सकता है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट पर 36 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 7 और शुभमन गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। तापमान 13 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। हालांकि शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तमिलनाडु में आज सुनामी की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर चेन्नई, नागपट्टनम, कन्याकुमारी और कगलूर में हजारों लोगों ने सुनामी के दौरान मारे गए अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में एक बड़े भूकंप से आई सुनामी में दक्षिण भारत तट को दहला दिया था, जबकि कडलूर और नागपट्टनम जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों और पुदुचेरी में भी हजारों की मौत हुई। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज 16वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गांधी जी के ग्राम स्वराज दृष्टिकोण की जीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत से 21 लाख लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचना ऐतिहासिक दिन। गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के अमीन गांव में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हुई और मेलबर्न में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर समेटा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।